हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका मोमेंटम क्लासेस पर। तो अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम प्लांट रिप्रोडक्शन खत्म कर चुके बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वही सेम सीक्वेंस। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ऐसे सीक्वेंस से चलेंगे हम, ठीक है। बट उससे पहले हम समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन सा पार्ट गैमेट बनाने का काम करता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो इसका डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, जब भी आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हो, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, या फिर एक्सेसरी पार्ट हम इसको बोलते हैं। तो देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है बेटा, जहां पे गैमेट बनेंगे, ठीक है। इट इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड ऑल्सो गैमेटोजेनेसिस के लिए बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, उनके डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन चाहिए वो भी यहीं पे प्रोड्यूस होता है बेटा, ठीक है। सो प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन ऑल्सो टेक्स प्लेस हियर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हमने कैसे डिफाइन किया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जहाँ पे गैमेट बनेंगे और जहाँ पे हार्मोन प्रोड्यूस होगा, ठीक। उसके बाद इस गैमेट को ट्रांसफ़र करना है, आगे लेके जाना है, ठीक है, उसको नरिश करना है, तो ये काम होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का, ठीक है। तो जिस रास्ते के थ्रू, जिन ट्यूब्स के थ्रू ये गैमेट आगे ट्रांसफ़र होगा, उन ट्यूब्स को बोला जाता है बेटा एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। जिन ट्यूब्स के थ्रू ये गैमेट आगे ट्रांसफ़र होगा, अपनी साइट पे पहुंचेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेसरी डक्ट बोलेंगे। और इसको नरिश करने के लिए जो फ्लूइड सिक्रीट करना पड़ेगा, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे, तो उस न्यूट्रिशियस सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का बेटा गैमेट बनाने में कोई रोल नहीं होता है, दे इटसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस एनी गैमेट, बट उस गैमेट को आगे ट्रांसफ़र करना और उनको नरिशमेंट देना, ये काम किसका होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का होता है। तो जिन ट्यूब्स के थ्रू ये गैमेट आगे ट्रांसफ़र होता है, उन ट्यूब्स को क्या बोला जाता है, एक्सेसरी डक्ट्स। और इसके नरिशमेंट के लिए जो सिक्रीशंस होती हैं वो आती हैं एक्सेसरी ग्लैंड से, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स कौन सी होती है। उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लें। देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मैंने बताया है कि वो पार्ट है जहाँ पे क्या बनता है, गैमेट बनता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस। मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस होता है, जहाँ पे गैमेट बनते हैं, ठीक। मेल के अंदर जो ये सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो किस एज पे आती है, प्यूबर्टी। देखो, मेल फीमेल दोनों की बॉडी में ना बट एक सर्टेन एज पे कुछ सेक्सुअल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, एक सेक्सुअल मैच्योरिटी बच्चों के अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है, उस एज को बोला जाता है प्यूबर्टी, प्यूबर्टी, ठीक है। ये लगा लीजिए, ये वो स्टेज है जो हमारे चाइल्डहुड के ख़त्म होने से लेके हमारे एडल्टहुड
के स्टार्टिंग तक की स्टेज होती है, ठीक है, जहाँ पे हमारा बचपन ख़त्म होता है, चाइल्डहुड ख़त्म होता है, ठीक है, वहाँ से लेके एडल्टहुड तक की जो ये स्टेज होती है इसको बोला जाता है प्यूबर्टी। एडल्टहुड जब स्टार्ट होता है 18 की एज के बाद, 18 की एज पे एडल्ट हो जाते हैं ना हम, ठीक है, तो चाइल्डहुड जहाँ ख़त्म होता है अराउंड 13 एज पे, तो 13 से लेके ये जो 18 साल तक की उम्र है बेटा, इस उम्र को प्यूबर्टी की एज बोला जाता है, ठीक है, एडोलसेंस बोला जाता है, एडोलसेंस। ठीक है, तो इस स्टेज के दौरान, लाइफ के इस स्टेज पे बॉडी के अंदर सर्टेन चेंजेस आते हैं, ठीक, उन चेंजेस को बोला जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। दोज चेंजेस आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मेल के अंदर, और उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम एंड्रोजन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एंड्रोजन। ठीक है, क्या बताया मैंने कि बॉडी में, बच्चों की बॉडी में प्यूबर्टी की एज पे जो 13 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाती है, इस एज पे बॉडी में सर्टेन चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में ये चेंजेस किस वजह से होते हैं? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो इन करेक्टर्स को क्या बोला जाता है? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। तो अब हम इनकी बात करेंगे कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर क्या होते हैं। जैसे डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, जैसे आर्म पिट, अंडर आर्म्स में, और जो जेनाइटल एरिया, जो सेक्स ऑर्गन वाला पार्ट है बच्चे का, वहाँ पे हेयर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मेल की बात करें, चेस्ट पे बहुत सारे हेयर ग्रो करते हैं, फेस पे हेयर ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं, जिससे बच्चे में दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाती है ना। जो शोल्डर है, शोल्डर जो चेस्ट है वो ब्रॉड हो जाता है पहले से। वॉइस क्रैकी हो जाती है, थोड़ी लाउड और लो पिच वॉइस होती है मेल की। ठीक है, और टेस्टिस से वही टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, तो साथ में ये स्पर्म प्रोडक्शन को प्रमोट करेगा, बच्चे में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सब, ये जितने भी करेक्टर अभी बताए हैं, दीज ऑल आर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। देखिए क्या क्या बताया है अभी यहाँ पे। एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर ग्रोथ, ठीक है, बच्चे के हेयर ग्रो ऑन चेस्ट एंड ऑन फेस। ठीक है, दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाती है, बियर्ड एंड माउस्टिचेस। Shoulder becomes broad. वॉइस कैसी हो जाती है? डीपर एंड लो पिच्ड। बच्चे में स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो ये सारी चेंजेस बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, और इन करेक्टर्स को बोला जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। और ये किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, कॉल्ड एंड्रोजन। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला, तो उसमें हमने पढ़ा ही था कि इनका जो कंट्रोल आता है वो कहाँ से आता है? हमारे हाइपोथैलेमस से। ठीक है, याद करो, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है GnRH। याद करो, इससे पहले ही चैप्टर में हमने पढ़ा है। GnRH क्या होता है? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, यही लिख देती हूँ ना। तो ये समझ में आ गया ना कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर क्या होते हैं, किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पढ़ा है हमने, टेस्टोस्टेरोन की वजह से बच्चे के अंदर ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आने लगती है बच्चे के अंदर। तो अभी हम हार्मोन की बात कर रहे हैं कि बॉडी में कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चे के अंदर। तो हमने कहा जो हमारी मास्टर ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो किसको कंट्रोल किए हुए है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, है ना। फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है वो अपने टारगेट साइट पे अपने हार्मोन्स को भेजती है। तो सबसे पहले अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो वहाँ पे कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ठीक है। ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट करवाएगा हार्मोन कॉल्ड LH एंड FSH, ठीक है। जहां पे LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो बेटा इन दोनों का टारगेट होता है टेस्टिस, इन दोनों का टारगेट क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन करवाना, उसकी प्रोडक्शन पे कंट्रोल करना, ये सब काम किसका होता है, LH और FSH का होता है। तो ये टेस्टिस से हार्मोन सिक्रीट करवाती हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे के अंदर जो जो चेंजेस होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। क्या पढ़ा हमने कि हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है LH एंड FSH। फिर इनका टारगेट कौन है, टेस्टिस है, और टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज करवाते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टिस के कौन से पार्ट्स से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, इसके लिए हमें एक बार टेस्टिस का डिटेल समझना पड़ेगा, उनकी सेल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। FSH कौन सी सेल्स पे काम करता है, LH कौन सी टारगेट सेल पे काम करता है, ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मेन हमने ये बात जान ली है कि हाइपोथैलेमस से जो GnRH है वो स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, वहाँ से फिर LH और FSH रिलीज होगा जो फर्दर क्या करेंगे, टेस्टिस से मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करवाएंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, और जहाँ पे हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। बाकी उस स्पर्म को आगे लेके जाना तो मतलब जो जिन ट्यूब्स के थ्रू वो स्पर्म आगे जाएगा उन ट्यूब्स को हमने क्या बोला है, एसेसरी डक्ट्स, और उसको नरिश करने के लिए जो फ्लूइड सिक्रीट होगा वो कहाँ से सिक्रीट होगा, ग्लैंड से, ठीक है, जिनको बोलते हैं हम 6 एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक। सो टेस्टिस, ठीक है। तो पेयर में होते हैं बेटा, 2 होते हैं नंबर में। तो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी मतलब जैसे हमारी जो बॉडी है हमारी जो बॉडी है उसमें ये कैविटीज है। कैविटी का मतलब होता है बेटा किसी खाली स्पेस को बोला जाता है कैविटी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे ऑर्गन पैक होते हैं,
जैसे हमारी चेस्ट कैविटी होती है, हमारी चेस्ट कैविटी में क्या प्रेजेंट है, हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स हैं, हमारा हार्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे जो ये पेट वाला रीजन होता है इसको बोला जाता है एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ पे हमारा स्टमक है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है, ये सारी चीज़ें पैक है। सो दिस इज एब्डोमिनल कैविटी, दिस इज चेस्ट कैविटी, ठीक है। तो टेस्टिस जो हैं वो कभी भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, पेट के अंदर नहीं होंगे बच्चे के, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होंगे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोला जाता है स्क्रोटम, ठीक है। जैसे बच्चे के बाहर जो बच्चे के बाहर एक एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है स्क्रोटम, ठीक है। सो टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम, ठीक है। तो स्क्रोटम के अंदर ना जो टेस्टिस है इस तरह से हैंग होते बेटा, जैसे पेयर में होते हैं ना, ऐसे 2 टेस्टिस होते हैं और इस तरह से हैंग होते हैं। तो ये जो कॉर्ड होती है ना, कॉर्ड, जिस कॉर्ड के थ्रू ये टेस्टिस, जिसे रस्सी, कॉर्ड का मतलब होता है रस्सी, जिस कॉर्ड के थ्रू ये टेस्टिस इस स्क्रोटम के अंदर से लटके होते हैं ना, उस कॉर्ड को बोला जाता है स्पर्मेटिड कॉर्ड। That cord is called spermatid cord, ठीक है। Now why testes are present outside the abdominal cavity? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है बेटा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, मतलब स्पर्म के बनने के लिए टेम्परेचर हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2-2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, 2.5-3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बॉडी का, तो मतलब स्पर्म के बनने के लिए अपना 35 अराउंड टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए टेस्टिस जो है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होते हैं, ताकि उनको वो सुटेबल टेम्परेचर मिल सके जिस पे वो स्पर्म प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। तो हमने क्या कहा, why it is present outside the abdominal cavity in a scrotum? Because the process of spermatogenesis require around 3 degree Celsius temperature lower than normal body temperature. बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस अराउंड कम टेम्परेचर चाहिए, 34-35 अराउंड, जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस करवाया जा सके, ठीक है। तो इसीलिए टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। हालांकि टेस्टिस बच्चे में बनते तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना बेटा, तो उस दौरान टेस्टिस बनते पेट में ही है, बट 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे जब माँ को 7वां महीना लगता है, उस दौरान ये टेस्टिस जो हैं इस स्क्रोटम के अंदर डिसेंड कर जाते हैं। तो स्क्रोटम ना एक थर्मो रेगुलेटर है बेटा, मतलब जब जो टेम्परेचर वेरिएशंस होती है बाहर एनवायरनमेंट में, ठंडी है, गर्मी है, तो उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन लेता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे मान लो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, हीट की ज़रूरत है, तो जो स्क्रोटम है वो अपनी बॉडी की स्किन के साथ लग जाता है ताकि वहाँ से हीट ले सके, गर्माहट ले सके, समझे। तो ये अपनी पोजीशन को ना इस हिसाब से चेंज करता है ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो मेंटेन किया जा सके। तो हम कह सकते हैं स्क्रोटम जो है ना, इट्स अ थर्मो रेगुलेटर। इट इज अ थर्मो रेगुलेटर, ठीक है। तो हमने रीज़न जान लिया है कि टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर
क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्या रीज़न बताया, क्योंकि इसको टेम्परेचर थोड़ा बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए, 2.5-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, इसीलिए ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, जहाँ पे जो स्क्रोटम है उसकी जो पोजिशनल वेरिएशन है वो हेल्प करती है टेम्परेचर को मेंटेन करने में, ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस को चाहिए। ठीक, नाउ अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की, तो ओवल सा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। इसके बाहर की जो कवरिंग होती है, इसकी बाहर की कवरिंग को बोला जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ठीक है। और जब इसके अंदर देखेंगे टेस्टिस के अंदर, तो ऐसे बहुत सारे लोब्यूल बने होते हैं बेटा, इस तरह से कंपार्टमेंट बने होते हैं टेस्टिस के अंदर, ठीक है। किडनी बना दी ना, किडनी की तरह दिख रहा है, इस तरह से टेस्टिस के अंदर लोब्यूल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन लोब्यूल्स को बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ना बेटा ऐसे कॉइल्ड ट्यूब होती हैं इस प्रकार से, मतलब एक टेस्टिस में ये लगा लो, ये नंबर में 1 या 3 होंगी, ठीक है। इस तरह से कॉइल्ड ट्यूब्स देखने को मिलती हैं टेस्टिस के अंदर, इस प्रकार से, ठीक है। फिर वो पीछे जाके खुलती है एक स्ट्रक्चर के अंदर, और उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेटी टेस्टिस, रेटी मतलब बैक ना, रेटी टेस्टिस, ठीक है। जैसे टेस्टिस है ना, उसके बैक साइड पे जाके फिर ये खुलती है, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेटी टेस्टिस। ये जो ट्यूब्यूल हैं इन टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर, इन ट्यूब्यूल्स को बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बताया कि जो टेस्टिस है उसके अंदर इस प्रकार से कंपार्टमेंट होते हैं, ये अराउंड 250 अराउंड कंपार्टमेंट होते हैं बेटा, 250 अराउंड कंपार्टमेंट होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। तो इन कंपार्टमेंट के अंदर इस तरह से कॉइल्ड ट्यूब्स मिलती है, और इन कॉइल्ड ट्यूब्स को बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। रिमेंबर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो जगह है जहां पे स्पर्म बनता है मेल के अंदर, ठीक है। तो ये बात तो हमें पता है कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस, जहां पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है। तो अगर आपसे पूछे टेस्टिस के कौन से पार्ट में स्पर्म बनता है, तो कहाँ बताओगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनता है, ठीक है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है ना बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक बड़ी ही स्पेशल सेल होती है, जर्म सेल होती है, जिसको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। इस जर्म सेल को, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो सेल होती है उसको क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोगोनिया, ऑल्सो नोन एज जर्म सेल, मेल जर्म सेल, ठीक है। इसी से आगे स्पर्म बनेगा। याद करो मैंने गैमेट का एक क्या बेसिक प्रिंसिपल बताया है तुम्हें, कि गैमेट जो होते हैं उसमें हमेशा हाफ क्रोमोसोम जाएंगे, कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। तो वो मियोसिस किन के अंदर होता है, इन स्पर्मेटोगोनिया के अंदर ही होता है, ठीक है। पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मैंने क्या बताया, ये जर्म सेल होती है जिसको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया, जो आगे जाके क्या करती है, स्पर्म बनाती है, ठीक है। इनको नरिशमेंट देने के लिए फिर यहाँ पे एक स्पेशल सेल होती है जिनको बोला जाता है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, ठीक है। सर्टोली सेल क्या करती है बेटा, नरिश करने का काम करती है, ठीक है। जो स्पर्मेटोगोनिया, जो जर्म सेल्स है ना यहाँ पे, उनको नरिश करने का काम करती है कौन, सर्टोली सेल, ठीक। अब तुम कहोगे तो ग्लैंड्स भी तो नरिश करने का काम करती है बेटा, ग्लैंड्स भी नरिश करती है, बट क्या होता है जब यहाँ पे जैसे स्पर्म बन रहा है ना,
उस दौरान तो नरिशमेंट कौन दे रही है, सर्टोली सेल दे रही है। अब यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा, ठीक है, उसको एनर्जी भी चाहिए ना मूव करने के लिए आगे जाके, तो वो जो एनर्जी है, वो जो न्यूट्रिशन है, वो कहाँ से आता है, उन ग्लैंड से आता है, ठीक है। शुरुआत में अपने पास क्या है, सर्टोली सेल है इन सेल्स को नरिशमेंट देने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसे तो होगा नहीं, उसको एनर्जी चाहिएगी, उसको नरिशमेंट चाहिएगा उन सेल्स को, तो उन सेल्स को नरिश करने का काम कौन करता है, सर्टोली सेल्स करती है। इसीलिए ना इनको नर्स सेल भी बोला जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज नर्स सेल्स, ठीक है। क्या बताया है मैंने कहा कि टेस्टिस के अंदर लोब्यूल बने हैं, लोब्यूल टेस्ट कुछ कंपार्टमेंट बने हैं, और उन कंपार्टमेंट के अंदर हमें कुछ कॉइल्ड ट्यूब्स देखने को मिलती है, और इन कॉइल्ड ट्यूब्स को बोला जाता है सेमनिफरस ट्यूब्यूल, जहाँ पे स्पर्म बनेंगे, और वो जो स्पर्म बनाने वाली सेल हैं उनको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया, और वहाँ पे नरिशमेंट देने के लिए जो सेल है उसको बोला जाता है सर्टोली सेल या फिर नर्स सेल। फिर मैंने बताया ये बाद में कहाँ खुलती है, रेटी टेस्टिस के अंदर, जो इसके थोड़े बैक साइड पे होता है, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर, ठीक है। दिस इज टेस्टिस, कहाँ प्रेजेंट है, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, ठीक है। इसकी जो कवरिंग है उसको क्या बोला है हमने, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। उसके बाद अंदर की तरफ कंपार्टमेंट बने हुए, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, जिनमें क्या प्रेजेंट है, सेमनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल है जिनको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया या फिर जर्म सेल, ठीक है। और नरिशमेंट के लिए एक स्पेशल सेल है जिनको बोला जाता है सर्टोली सेल, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया, रेटी टेस्टिस तक। अब ये स्पर्म देखो आगे कैसे जाएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बेटा, ये जैसे जो सेमनिफरस ट्यूब्यूल है, या हमने यहाँ पे पढ़ा सर, ये स्पर्मेटोगोनिया है, सर्टोली सेल है, यहाँ पे ना कुछ स्पेशल सेल्स और होती हैं, ठीक है। इनके बाहर कुछ स्पेशल सेल और होती है, इन सेल्स को बोला जाता है इंटरस्टिशियल या फिर लेडिंग सेल, इंटरस्टिशियल या फिर लेडिंग सेल। क्या बोला मैंने अभी कि ये जैसे सेमनिफरस ट्यूब्यूल है ना, इनके बाहर ये जो स्पेस है, यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल होती है जिनको बोला जाता है इंटरस्टिशियल या फिर लीडिंग सेल। बेटा इन सेल से ही टेस्टोस्टेरोन सिक्रिएट होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सिक्रिएट होता है, लीडिंग सेल से ही। समझे, ठीक है। तो एक बार याद करो, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हुआ, उसने फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज करवाए थे, LH एंड FSH। अब यहाँ पे ना एक बात ध्यान से सुनना मेरी, LH का टारगेट पता है कौन होता है, LH का टारगेट L4 लीडिंग सेल होती है, ठीक है। LH का टारगेट होती है लीडिंग सेल, और FSH का टारगेट होती है सर्टोली सेल, ठीक है। तो ये जो लीडिंग सेल है, यहीं से क्या सिक्रिएट होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब इनका काम समझ में आया, GnRH, LH, FSH। LH का टारगेट कौन है, लीडिंग सेल है, और लीडिंग सेल से क्या सिक्रिएट होगा, टेस्टोस्टेरोन। फिर सर्टोली सेल क्या करेगी, एक काम तो हमने इसका पढ़ ही लिया है, नरिशमेंट का। दूसरा FSH क्या रिलीज करवाएगा सर्टोली सेल से, बेटा देखो ऐसा है, हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस के पास दो तरह के हार्मोन होते हैं, एक तो होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, एक होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। जब किसी हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए हाइपोथैलेमस के पास उसका इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। बट कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जिनकी प्रोडक्शन को कंट्रोल वो खुद ही करते हैं। जैसे अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से नेगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस के पास इसको कम करने के लिए, ठीक है। क्या कहा, जब टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाता है तो इसके लिए एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास, जो इस गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की मात्रा को कम कर देगा। साथ में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए सर्टोली सेल एक स्पेशल प्रोटीन सिक्रीट करती है जिसका नाम है इनहिबिन।
ये इनहिबिन नाम से ही पता चल रहा है ना, इनहिबिट करेगी। इनहिबिन क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को कंट्रोल करती है, इसको ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती है, इसकी मात्रा को कम कर देती है, टेस्टोस्टेरोन को कम सिक्रेट करवाती है जो इनहिबिन होती है। ठीक है, तो इस तरह से हार्मोनल रेगुलेशन होता है मेल के अंदर। भाई हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर उसने स्टिमुलेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, LH FSH। LH का टारगेट कौन, लीडिंग सेल। लीडिंग सेल ने कौन सा हार्मोन सिक्रीट करवाया है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, FSH का टारगेट कौन, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से क्या सिक्रीट हुई है, इनहिबिन। इनहिबिन क्या करेगी, एंड्रोजन को या फिर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को कंट्रोल करेगी, अगर ज़्यादा हो गई है तो उसको कम करेगी। कुछ टेस्टोस्टेरोन तो क्या करता है, अपना खुद ही नेगेटिव फीडबैक भेज देता अगर ज़्यादा हो गया तो, और कुछ जो इनहिबिन है वो उसको कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट द फंक्शन ऑफ दी स्ट्रक्चर्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल। ठीक है, हार्मोनल रेगुलेशन हमने पढ़ लिया है। तो टेस्टिस क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब इससे आगे कोई भी स्ट्रक्चर होगा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से आगे कोई भी स्ट्रक्चर होगा, वो सारा सेकेंडरी है। ठीक है, इनसे आगे टेस्टिस के बाहर ना, टेस्टिस के बाहर जो भी स्ट्रक्चर है अब वो सब का सब क्या है, हमारा एसेसरी पार्ट है। अगर ट्यूब है तो एसेसरी डक्ट है, और अगर ग्लैंड्स हैं तो वो एसेसरी ग्लैंड्स है जो एक स्पेशल फ्लूइड सिक्रीट करें ना, जो स्पर्म को यहाँ पे नरिशमेंट देगा। तो देखो अब आगे क्या होगा। देखो बेटा, तो ये क्या बताया है, कहाँ ओपन हुई है, ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, रेटी टेस्टिस के अंदर। दिस इज रेटी टेस्टिस। ठीक है, फिर यहाँ से ट्यूब निकलेगी जो स्पर्म को लेके जा रही है। दिस ट्यूब इज कॉल्ड वासा इफ्रेंशिया। दिस इज कॉल्ड वासा इफ्रेंशिया। और ये आगे जाके खुलेंगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको बोला जाता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। देखिए, यहाँ से जो स्पर्म बन के आए हैं ना बेटा, वो भी मैच्योर नहीं है। ठीक है, इमेच्योर से स्पर्म है, उनकी मोटिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो वो एपिडिडाइमिस जो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आके स्पर्म का मैच्योरेशन होता है और टेम्पररी स्टोरेज होता है। मतलब जब ज़रूरत नहीं है इंसेमिनेशन की, तो उस दौरान टेम्पररी स्टोरेज के लिए ये स्ट्रक्चर होता है एपिडिडाइमिस। ठीक है, क्या बताया है, यहाँ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म है वो कहाँ गया, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया से ये जो स्ट्रक्चर निकलता है जिसको बोला जाता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में क्या होता है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, मैच्योरेशन and storage of sperm. Maturation and storage of sperm. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से फिर एक ट्यूब निकलती है और उस ट्यूब को बोला जाता है वास डेफन। दैट ट्यूब इज कॉल्ड वास डेफन। ठीक है, क्या बताया, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, यहाँ पे स्पर्म बना, देन रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफन। यहाँ से जो आगे ट्यूब निकली, जैसे टेस्टिस है, ठीक है, इस डायग्राम में देखो, ये स्क्रोटम है बाहर, दिस इज स्क्रोटम। ठीक है, ये स्क्रोटम के अंदर क्या है, टेस्टिस। ठीक है, इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है, दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज एपिडिडाइमिस। दिस इज एपिडिडाइमिस।
ठीक है। और फिर एपिडिडाइमिस से देख रहे हो ये ट्यूब निकल रही है इस तरीके से, इस ट्यूब को हमने क्या कहा है, वास डेफन, वास डेफन। अब ये वास डेफन देखो बेटा, अब ये वास डेफन किसके ऊपर से कॉइल होती हुई जा रही है, ये जो वास डेफन है किसके ऊपर से कॉइल होती हुई जा रही है, दिस स्ट्रक्चर, दिस यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से ऐसे कॉइल होती हुई जाएगी। इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, सुनो ध्यान से, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है ना हमें इसके अंदर का स्ट्रक्चर। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, देन देयर आर कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स, जिसको हमने क्या कहा है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, जहाँ पे स्पर्म बनेगा किसकी हेल्प से, स्पर्मेटोगोनिया की हेल्प से। और नरिशमेंट के लिए कौन है यहाँ पे, सर्टोली सेल है। फिर यहाँ से जो स्पर्म है वो कहाँ एंटर करेगा, रेटी टेस्टिस के अंदर, रेटी टेस्टिस से कहाँ जाएगा, वासा इफ्रेंशिया, और उसका स्टोरेज और मैचुरेशन कहाँ होता है, उसका स्टोरेज और मैचुरेशन होता है एपिडिडाइमिस में, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पे एपिडिडाइमिस से ये स्पर्म कहाँ पे रिलीज होता है, फिर वास डेफन। अब ये ट्यूब उस स्पर्म को कहाँ लेके जाएगी, ये ट्यूब लेके जाएगी बेटा उसके प्यूबिक एरिया के अंदर, जो ये हिप वाला एरिया, जो प्यूबिक एरिया है, यहाँ पे ये लेके जाएगी, वास डेफन लेके जाएगी इसको। देखो तो ये जैसे टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस से ये कौन सी ट्यूब निकल रही है, एपिडिडाइमिस से कौन सी ट्यूब निकल रही है, वास डेफन, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है ना बेटा, यूरिनरी ब्लैडर, तुम्हें पता है यूरिनरी ब्लैडर में एक ट्यूब ओपन होती है जिसको बोला जाता है यूरिटर, है ना, जो किडनी से सुसु लेके आते हैं, और उसका टेम्परेरी स्टोरेज इस ब्लैडर में होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक, तो ये वास डेफन क्या करेगी, ये जो यूरिटर है ना, इसके बैक साइड से होती हुई आएगी ना, इसके पीछे से लूप बनाती हुई आएगी, ठीक है, इसके बैक साइड से ऐसे लूप बनाती हुई आएगी जो वास डेफन है। और कहाँ ओपन होगी, सोचो, देखो यहाँ तक ना डक्ट्स खत्म हो गई है, यहाँ तक इस पंप को लेके आने का काम खत्म हो गया है। अब ये आगे जाके फाइनली किसके अंदर ओपन होगा, एक ट्यूब के अंदर जिसको बोला जाता है यूरिथ्रा, ठीक है। तो मेल के अंदर बेटा यूरिथ्रा यूरिन भी कैरी करता है, सुसु भी कैरी करेगा, और स्पर्म भी कैरी करेगा, सीमेन भी कैरी करेगा, ठीक है। तो ये जो वास डेफन है ना, जैसे यहाँ पे आती है ना, तो ब्लैडर के बेस पे एक ग्लैंड होती है जिसको बोला जाता है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। इस सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ मिल जाती है, इसकी डक्ट के साथ मिल जाती है, और डक्ट के साथ मिलने के बाद ओपन होती है सीधा किसके अंदर, यूरिथ्रा के अंदर, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल प्लस इसके साथ कौन आ रही है यहाँ पे, वास डेफन, दोनों को मिला के इजैक्यूलेटरी डक्ट बोला जाता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट, जो आगे जाके किसके अंदर ओपन होगी, यूरिथ्रा के अंदर ओपन होगी। तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल जो है एक न्यूट्रिशियस फ्लूइड सिक्रीट करती है बेटा, मैंने पहले ही बताया था कि स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम किसका होगा, ग्लैंड्स का होगा। तो इन ग्लैंड्स में एक शुगर होती है जिसका नाम है फ्रक्टोस, ठीक है, जो स्पर्म को नरिश करने का काम करती है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ से वास डेफन आई, ठीक है, वास डेफन आई किसके पीछे से, यूरिटर के पीछे से होती हुई वास डेफन आएगी, और वो आगे जाके किसके साथ मिल जाएगी, सेमिनल वेसिकल के साथ। तो जब वास डेफन सेमिनल वेसिकल के साथ मिल जाती है तो उसको बोला जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट, और वो कहाँ ओपन हो जाती है, फिर यूरिथ्रा के अंदर ओपन हो जाती है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल के बाद ना दो ग्लैंड और आती है, ठीक है, जिसमें से एक ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, एक और ग्लैंड आएगी जिसको बोला जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड,
और उसके नीचे छोटी छोटी काउपर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। काउपर्स ग्लैंड, देखो भाई, इन तीनों ग्लैंड का काम सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड काउपर्स ग्लैंड, इन तीनों ग्लैंड्स का काम क्या है? फ्लूइड सिक्रीट करना। वो फ्लूइड क्या करेगा? न्यूट्रिशन देगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर शुगर्स प्रेजेंट होंगी, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होंगे। दूसरा, ये स्पर्म को एक फ्लूइड मीडिया प्रोवाइड करवाएगा बेटा स्विम करने के लिए ना, और ये पेनिस के इजीली पेनिट्रेशन में भी हेल्प करता है। यहाँ पे एक ऐसा फ्लूइड सिक्रीट होता है जो एज अ लुब्रिकेंट काम करता है ना, म्यूकस जैसा एक सब्सटेंस सिक्रीट होता है जो एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, ठीक है, पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम करता है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे कौन कौन सी ग्लैंड है? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड काउपर्स ग्लैंड। तो अब क्या हुआ है, इन ग्लैंड्स ने भी अपना फ्लूइड सिक्रीट कर दिए, ठीक है। The fluid secreted from accessory glands, ठीक है, प्लस ये वास डेफन अपने साथ क्या लेके आ रही है? स्पर्म, स्पर्म लेके आ रही है। तो बेटा इनकी कलेक्शन को सीमेन बोला जाता है, सीमेन, ठीक है। सीमेन क्या है? किसका कॉम्बो है सीमेन? स्पर्म का और फ्लूइड का। वो फ्लूइड जो किसने सिक्रीट किया है? इन ग्लैंड्स ने सिक्रीट किया है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड काउपर्स। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है सेमिनल वेसिकल का, ठीक है। सीमेन का अराउंड 60% अकेली सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सीमेन में सिर्फ 10% स्पर्म होता है बेटा, बाकी सारा क्या होता है? इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती है, ठीक है। और इन ग्लैंड्स में से भी सबसे ज़्यादा सेमिनल वेसिकल सिक्रीट करती है, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का और काउपर्स ग्लैंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो कंपेरेटिवली सेमिनल वेसिकल काफ़ी कम होता है, ठीक है। कौन सी शुगर बताइए सीमेन में? फ्रक्टोज शुगर होती है बेटा, फ्रक्टोज, समझे? दिस इज यूरिथ्रा, ठीक है। यूरिथ्रा इन मेल इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन। सीमेन भी कैरी करेगा यूरिथ्रा और यूरिन भी कैरी करेगा। तो ये आगे जाके किसके अंदर ओपन होता है? नाउ दिस ओपन इन पेनिस, ठीक है। The urethra, it opens in penis, the male external genitalia. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है? दिस इज टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट थी? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे स्पर्म बना, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से फिर वो कहाँ ओपन हुई? रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस से फिर वो कहाँ गई है? वासा इफ्रेंशिया, और फिर उसके बाद एपिडिडाइमिस। तो इस एपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म का टेम्पररी स्टोरेज होगा और साथ में मैचुरेशन होगा। एपिडिडाइमिस से जो ट्यूब निकलती है उसको क्या बोला जाता है? वास डेफन, जो कि यूरेटर के बैक साइड से होती हुई एक लूप बनाते हुई किसके साथ डक्ट बनाएगी आगे जाके? सेमिनल वेसिकल के साथ। बेटा वास डेफन ब्लैडर में ओपन नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। ब्लैडर में, जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, इसमें सिर्फ सुसु है, इसमें सिर्फ यूरिन है, इसमें ओपन नहीं होगी। ये किसके साथ ओपन होगी? सेमिनल वेसिकल के साथ ओपन होगी। किसके अंदर? यूरिथ्रा के अंदर, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल और वास डेफन दोनों मिलके क्या बनाते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं, जो आगे जाके यूरिथ्रा में ओपन होंगी। और यूरिथ्रा में और किस किस की सिक्रीशन आती है? प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन आती है, काउपर्स ग्लैंड की सिक्रीशन आती है, ठीक है। जो फर्दर वही सेम जो सेमिनल वेसिकल फंक्शन परफॉर्म करती है न्यूट्रिशन का, और ये कुछ ऐसे सब्सटेंस सिक्रीट करती है जो एज अ लुब्रिकेंट काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर ये यूरिथ्रा से होती हुई कहाँ पे ओपन होंगी? पेनिस के अंदर ओपन होगी, ठीक है। पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो अगर हम पेनिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो पेनिस का जो एंड वाला पोर्शन होता है, द इनलार्ज्ड पोर्शन ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस, ठीक है। और पेनिस के ऊपर जो एंड वाला पोर्शन है उसके ऊपर एक लूज स्किन प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है फोर स्किन। दैट लूज स्किन इज कॉल्ड फोर स्किन।
ठीक है, कुछ रिलीजन्स के अंदर क्या करते हैं, इस फोर स्किन को हटा दिया जाता है, सर्कमसीजन बोलते हैं उसको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो इस पार्ट को लेबल करके देखो, ये क्या बताया है। नाउ दिस इज स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर क्या है, टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर ये जो लूप बना हुआ है दिस इज एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से देखो ये जो ट्यूब है ये सारे की सारी क्या है, वास डेफन, दिस इज वास डेफन, ठीक है। अब वास डेफन देखो यहाँ पे क्या बना रखी है, दिस इज ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड है ये, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल और वास डेफन दोनों ने मिलके यहाँ जो डक्ट बनाई है दिस इज कॉल्ड इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहाँ, यहाँ पे एक और ग्लैंड है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल के बाद ये कौन सी ग्लैंड है, छोटी सी, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। वहीं पे छोटी सी क्या प्रेजेंट होगी, काउपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। फिर ये आगे जाके किसमें, ये जो ट्यूब है, अब आगे जाके ये जो ट्यूब है ये ट्यूब किसकी है बेटा, यूरिथ्रा की, ठीक है। और ये यूरिथ्रा वाली जो ट्यूब है ये किसके अंदर ओपन हो रही है, पेनिस के अंदर, ठीक है। दिस इज यूरिथ्रा, यूरिथ्रा, ठीक है। एंड दिस स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये ओपन हो रही है, पेनिस। So I hope you are clear about the structure of male reproductive parts. ठीक है, क्या बताया है, दिस इज स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, टेस्टिस से, टेस्टिस के ऊपर ये जो लूप है ये किसका है, एपिडिडाइमिस का। यहाँ से जो ये ट्यूब निकल रही है स्पर्म को लेती हुई, इस ट्यूब को हमने क्या कहा है, वास डेफन, ठीक है। फिर उसके बाद ये ट्यूब जो है ये किसके साथ ओपन होगी, यूरिथ्रा में, एक ग्लैंड के थ्रू जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के साथ मिलके ये कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको बोला जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट, और फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट से होती हुई ये ओपन होती है फर्दर किसके अंदर, यूरिथ्रा के अंदर। बीच में और कौन कौन सी ग्लैंड पड़ती है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स भी अपनी सिक्रीशंस को यूरिथ्रा के अंदर सिक्रीट कर देंगी और फिर यूरिथ्रा जो है बाहर ओपन होगा पेनिस में, ठीक है। दिस इनलार्ज पोर्शन इज पेनिस, ग्लैंड्स, जो पेनिस का जो इनलार्ज पोर्शन होता है एंड वाला उसको बोला जाता है ग्लैंड्स पेनिस, जहाँ पे स्किन का एक लूज फोल्ड प्रेजेंट होता है, एक रिंकल्ड स्किन होती है, उसको बोला जाता है फोर स्किन, ठीक है। तो फटाफट देखो नाम लिखो, तो कौन कौन सी डक्ट्स पढ़ी है हमने, एसेसरी डक्ट्स पढ़ी हैं। सेमिनल वेसिकल के बाहर निकलते ही क्या प्रेजेंट था, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस, देन वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस एंड एपिडिडाइमिस से वास डेफन्स, ठीक है। आगे की कहानी तो हमें पता, वास डेफन किसके साथ मिल जाती है, सेमिनल वेसिकल के साथ, और सीधा सीधा कहाँ ओपन होती है, यूरिथ्रा में बाय इजैक्यूलेटरी डक्ट, और यूरिथ्रा में फिर इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन आती है, ठीक है। तो ये तो हमारी एसेसरी डक्ट्स, और ग्लैंड्स कौन कौन सी पढ़ी है हमने, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड। सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में जो जो पढ़ा है एक बार उसको समराइज कर लेते हैं सबको। तो हमने कहा कि मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी वो एक प्यूबर्टी की एज पे आना स्टार्ट होती है, ठीक है। 13 एज अराउंड स्टार्ट होती है। तो ये 13 से लेके 18 ईयर तक की जो एज होती है इसमें बॉडी के अंदर सर्टेन चेंजेस आते हैं, बच्चा सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। तो इस एज को बोला जाता है एडोलसेंस या फिर टीनेजर या फिर इसको किशोर अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो चेंजेस होते हैं वो किस वजह से आते हैं, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस इन बॉडी। कुछ पर्टिकुलर सेक्सुअल हार्मोन सिक्रेट होते हैं बॉडी में जो इन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उनमें मेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन,
ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में जैसे फेशियल हेयर ग्रो करना, दाढ़ी मूंछ आना, और जो एक्सिलरी हेयर है वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं, और जो प्यूबिक एरिया वाला जो रीजन है वहाँ पे हेयर ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं, चेस्ट एरिया में हेयर ग्रो कर जाते हैं, जो शोल्डर है वो ज़्यादा ब्रॉड हो जाते हैं, मस्कुलर डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे का, वॉइस जो है वो डीप हो जाती है, लाउड हो जाती है, क्रैकी वॉइस हो जाती है बच्चे की, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है मेल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। और ये जो एज ग्रुप है उसको हमने क्या बोला है, एडोलसेंस एज ग्रुप, ठीक। फिर उसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, जहाँ पे क्या बना है, गैमेट बना है, जहाँ पे स्पर्म बना है, जहाँ पे हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस है, ठीक है। किसके अंडर काम कर रही है, अगेन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट हुआ है। फिर गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ने पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच और एफएसएच को रिलीज करवाया है। एलएच और एफएसएच ने अपने अपने टारगेट डिसाइड कर लिए हैं। एलएच का टारगेट कौन है, लेडिंग सेल। लेडिंग सेल से कौन सा हार्मोन सिक्रीट हुआ है, टेस्टोस्टेरोन। एफएसएच का टारगेट कौन है, सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल एक प्रोटीन सिक्रीट करती है जिसका नाम है इनहिबिन, जो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को कंट्रोल करती है। फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पे स्पर्म बन गया। स्पर्म किसके अंदर बना है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर। आगे जाके वो ओपन होते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से फिर आगे एक वासा इफ्रेंशिया निकलती है। वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पर्म का मैचुरेशन और टेम्पररी स्टोरेज होता है। फिर एपिडिडाइमिस से फिर एक ट्यूब निकलती है जिसको बोला जाता है वास एडेफन। और वो जो वास एडेफन है वो ब्लैडर के ऊपर लूप बनाती हुई, यूरिटर के पीछे से ब्लैडर के ऊपर एक लूप बनाती हुई आती है। और एक ग्लैंड होती है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के साथ मिलके इजैकुलेटरी डक्ट बना के और अपनी जो सिक्रीशंस है वो किसके अंदर सिक्रीट कर देती है, यूरिथ्रा के अंदर, ठीक है। तो यूरिथ्रा में दो और ग्लैंड है जिनकी सिक्रीशंस आती है, जो कि है प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर काउपर्स। काउपर्स को बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं बेटा, बल्बो यूरिथ्रल। फिर उसके बाद ये जो यूरिथ्रा है जिसने सीमन कैरी कर रखा है, अब इसको सीमन बोलेंगे ना, ये ओपन होता है पेनिस के अंदर, ठीक है। पेनिस, जिसके लास्ट पोर्शन को ग्लैंस पेनिस बोला जाता है, और इसके ऊपर जो लूज स्किन होती है दैट इज कॉल्ड फोरस्किन। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, कैसे होता है, कौन कौन से हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो सब पढ़ेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया है। तो अगर आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।